नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में लिए गए फैसलों से राजस्थान इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में आयोजित हुए ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम्स को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया। राजस्थान डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोंगरा ने बुधवार शाम ये अवार्ड भजनलाल शर्मा को भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए राजस्थान डिस्कॉम्स के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों को सौर ऊर्जा और सोलर पंप से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इस उपलब्धि से वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अशांत घोषित क्षेत्रों में अस्थायी निवासियों और किराएदारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नया विधेयक मंजूर किया गया। अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण का अमान्य माना जाएगा। उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा प्रदेश में एयरोस्पेस और डिफेंस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति और राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति को भी मंजूरी दी गई है। इन नीतियों के तहत बड़े निवेशकों को निवेश अनुदान कर छूट और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे रोजगार और उच्च तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव पद पर प्रमोशन अनुपात में बदलाव किया है और सिविल सेवा नियमों में बाल विवाह की परिभाषा को भी अपडेट किया है। किसानों और ग्रामीणों के लिए भी अच्छी खबर है। 23 जनवरी से शुरू हो रहे ग्राम उत्थान शिविरों में प्रदेश के सभी 12 विभाग शामिल होंगे और उन्हें सीधे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। वहीं बसंत पंचमी पर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में मेगा PTM आयोजित किया जाएगा, जिसमें 65 लाख अभिभावकों के भाग लेने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल में हवाई कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिल चुकी है। राजधानी शिमला में चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांग PU के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। इस सुविधा से जहां स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे जनता और पर्यटन हित में सरकार का अहम कदम बताया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के हेलीपोर्ट हमारे हमीरपुर में बन रहा है, पालमपुर में बन रहा है, चंबा में बन रहा है, जसकोट और ये रक्कड़ में बन रहा है। हेलीपोर्ट का निर्माण इस वर्ष के अप्रैल। मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसके कई कार्यकर्ताओं ने AIM-IM का दामन थाम लिया। इस मौके पर मुरादाबाद प्रभारी और पार्टी प्रवक्ता श्रदाब चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने AIM-IM की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। श्रदाब चौहान ने कहा, यूपी में AIM-IM का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और पार्टी आने वाले चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। मुरादाबाद में हम लोग एक कारवां इत्तेहाद की मुहिम के माध्यम से, जिसका लक्ष्य है कि वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग के लोग अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए और न्यायिक संघर्ष के लिए एकजुट हों। शौकत साहब के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश भर में मुहिम चला रहे हैं। उसी मुहिम में मैं मुरादाबाद आया हूं, क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी भी हूं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2027 का चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुरादाबाद में सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेगी और बिहार और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की बारी है। और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर जो जोश और उत्साह है, वो साफ संकेत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 30 से ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ये तो समाजवादी पार्टी की भी इंटरनल रिपोर्ट कहती है, सुना मैंने। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह दिल्ली के किराड़ी विधानसभा की शर्मा कॉलोनी में रहने वाले लोग बीते कई महीनों से जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गंदे और बदबूदार पानी के बीच लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है।
जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से घर, गलियां और रास्ते पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा और दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, किराड़ी विधानसभा के शर्मा कॉलोनी है ये, जहाँ पर पिछले 10 महीने से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को वाकई में नरक के दर्शन करने, तो वो जीते जाते भी यहाँ शर्मा कॉलोनी में आके नरक के दर्शन कर सकता है। हालत ये है कि बुजुर्ग हो या बच्चे हों, वो सब परेशान हैं। बुजुर्ग अगर बीमार पड़ गया, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। उनको कोई लेके निकलने की कोशिश करे तो ऐसी समस्याओं से सामना करना पड़ता है कि कई बार उन बुजुर्ग को लेकर ही वो नौजवान साथी गिर गया। यहाँ आसपास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। बच्चे पिछले 8-8, 10-10 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। भले ही स्कूल बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन घर से निकलने तक की व्यवस्था लोग जो हैं पूरी तरीके से फंस चुके हैं। नौजवानों को ज़रूर मजबूरन, क्योंकि अपना रोजी रोटी कमानी है, वो जैसे तैसे करके निकलते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ ने राजनीति और धार्मिक संगठनों ने चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ा दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस घटना को सरकार की तैयारियों में बड़ी विफलता बताया है और कहा कि ऐसी लापरवाही के बाद सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। वहीं इस मामले पर पंडित देवकीनंदन पुरोहित महाराज ने घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि आस्था के सबसे बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए थी। पंडित देवकीनंदन महाराज ने प्रशासन से जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। अभी जो पूरा मामला हुआ वो आप हमें बताइए। जो स्नान के लिए गए उस पर क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं घटी उस समय पे? मौनी अमावस्या के दिन प्रातः 9 बजे हम जगत गुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, ज्योतिष पीठ की परंपरा रही है। गुरुदेव हम सभी को साथ लेकर के जाते हैं और हमारे लिए ये बहुत ही पुण्यदायी कार्य रहता है। लेकिन उस दिन योगी प्रशासन द्वारा हमारे को संगम नोज के तट पर पहुंचने से पहले ही 100 मीटर पहले रोक लिया गया। यह कहते हुए रोक लिया कि हमें आपको पालकी अलाउ नहीं करेंगे, वाहन अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई पालकी को वाहन कैसे कह सकते हैं? आप भी जानते हैं पालकी पालकी होती है, वाहन नहीं होता, और वाहन के ऊपर रोक है, पालकी पर तो कोई रोक भी नहीं है। और शंकराचार्य जी का विशेष प्रोटोकॉल भी होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं भी करनी होती है। लेकिन शंकराचार्य जी तो आम भक्तों की तरह पैदल चल के स्नान करने के लिए जा रहे थे। शंकराचार्य जी चूँकि उनका विधान है, परंपरा से चलता आ रहा है कि वो पालकी पर विराजित होते हैं, तो वो पालकी पर थे। लेकिन उस बात को उन्होंने न मानते हुए पहले तो कहा हम आपके लिए व्यवस्था बनाते हैं, लाइन से खड़े हो जाइए। जैसे लाइन से खड़े हुए उन्होंने ब्रह्मचारियों के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और एक एक करके हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया या डिटेन करके हिरासत में रखने के लिए लेकर के गए। हम वहाँ 100-150 भगत वहाँ मौजूद थे। पता चला प्रथम चरण में उन्होंने हमारे 35-40 लोगों को अलग अलग करके एक एक तरफ ले जा करके किसी को दूर ले जाके छोड़ दिया, किसी को कहीं ले गए। हमारे जो मुख्य ब्रह्मचारी जी मुकुंदानंद जी महाराज थे, उनके साथ उन्होंने मारपीट भी की और साधुओं का बड़ा अपमान किया। एक हमारे नेपाल के ब्रह्मचारी जी हैं विश्वानंद जी महाराज, उनकी चोटी पकड़ करके उनको खींच के घसीटते हुए अंदर लेकर के गए। उन्होंने विरोध किया कि आप हमारे गुरु के साथ इस तरह से नहीं कर सकते। वो धर्म दंड को धारण करते, चांदी का दंड उनके हाथ में रहता है। उनको बोला क्या रूप बना करके घूम रहे हो? विश्व के सबसे छोटे दंडी सन्यासी हैं हमारे जगत गुरु जी ने उनको दंड सन्यास की दीक्षा दी है। उनके साथ मारपीट की। उनकी उम्र बमुश्किल 14 साल होगी और उनको कहते हैं ये दंड हाथ में लेकर के क्या ये रूप बना करके घूम रहे हो? पढ़ाई लिखाई करो, अभी तो तुम्हारी उम्र है, जीवन सामने पड़ा है, तुम अपना कैरियर बनाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। इस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से और योगी के अधिकारियों से, प्रशासन के। योगी स्वयं अपने आप को संत कहता है, हम तो नहीं मानते उसको, लेकिन क्या वो भी रूप बना करके घूम रहा है? तो आप स्वयं रूप बना के घूम रहे हैं तो इसलिए आपको सारे लोग रूप बनाए हुए नजर आते हैं। क्या भारत के अंदर संत परंपरा को मानना अपराध हो गया है? क्या संत के स्वरूप में चलना और जिनकी संत संन्यास की दीक्षा हुई है रहना अपराध है? क्या केवल डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाई करता है वही पढ़ा लिखा माना जाएगा?
क्या ये लोग पढ़ाई नहीं करते? चारों वेदों का अध्ययन करने वालों को, वेद पाठियों को पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा? ये किस तरह की परिभाषाएं हैं? और उन सब के घटनाक्रम के बाद में उन्होंने एक एक करके सबको हिरासत में लिया। उन्होंने मुझे भी हिरासत में लिया, 3 घंटे वहां बिठाए रखा, मारपीट की। हम जब गुरुजी के साथ खड़े थे उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि चूंकि स्थिति बहुत बदतर हो चुकी थी, कहीं भगदड़ का हालात ना हो जाए, हम उनकी पालकी के साथ बिल्कुल खड़े थे सट करके। तो उन्होंने हमें खींचने की प्रयास की। हम जब नहीं हटे तो उन्होंने हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से कुचलने की कोशिश की। फिर 8-10 लोग इकट्ठा हुए और हमें खींच करके लेके गए। इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान करना, संतों का अपमान करना, क्या यही भारतीय परंपरा है? क्या अपने आप को जो संत कह रहे हैं, क्या वो यही लोग हैं जो इस तरह से अपमानित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे? यह बात कुछ समझ में नहीं आई। यह सत्ता के इशारे पर हो रहा था। बड़े बड़े अधिकारी, मंडल कमिश्नर, आईपीएस, 10-12 से ज़्यादा आईएएस अधिकारी वहाँ मौजूद रहे होंगे, आईपीएस ऑफिसर्स मौजूद रहे होंगे। किसी ने भी घटनाक्रम को सुलझाने की कोशिश नहीं की। उससे लगता है कि उन्होंने ये पहले से प्री प्लान करके षड्यंत्र कर रखा था। ये शंकराचार्य जी की हत्या करना चाहते थे ताकि भगदड़ के अंदर भगदड़ मच जाए, 2-4 लोगों को मार करके कह दिया जाए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटित हो गया। यदि शंकराचार्य जी पालकी से नीचे आते तो लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाते। और ये इस तरह से सारा घटनाक्रम जो हुआ, जो बहुत ही निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और हम ये समझना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है वो इस तरह का संतों के साथ व्यवहार कर रही है, यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी सरकार और योगी सरकार तो खुद मतलब संतों की सरकार कही जाती है। नहीं, इसको संत कहना ही बेईमानी होगी। अब जनता के सामने यह स्पष्ट हो चुका है। जनता को यह पहचान करनी पड़ेगी कि कौन असली संत है और कौन नकली संत है, कौन संत के रूप में वेश बना करके घूम रहे हैं। आप योगी को संत कहेंगे जिसके शासन के अंदर गाय काटी जा रही है और लगातार कट रही है। विदेशों तक से हमारे जो जानने वाले हैं वो फोन करके कहते हैं, महाराज ये कैसी सरकार है? यहाँ देखिए आप, जैसे अपने ब्रेड के पैकेट पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीजें मेंशन होती है, वो वहां मिल रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश का उल्लेख है। तो जो सरकार गाय कटवा रही है, जहां से लाइसेंस मिल करके जा रहा है, तो उसको किसका जिम्मेदार माना जाएगा? क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यहां से पैकेजिंग होकर के, और गाय को काटने वाला और गाय का मांस बिक रहा है जगह जगह। भाजपा कार्यालय में भोपाल से लेकर के पोखरण तक में भी अभी घटनाक्रम हुआ था। उस घटनाक्रम में क्या हुआ वो आप जानते हैं। पोखरण के अंदर भी बैल को काटा गया और जो पकड़ा गया वो भाजपा का जिला अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष था। ये तो कागज पर है। सारी की सारी ये दोगलापंथी हो रही है पूरी की पूरी गाय के नाम पर। और ये अपने आप को गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर कहते हैं। मैं तो उनको कहता हूं उनको अपनी गौरक्ष पीठ की गद्दी छोड़ देनी चाहिए या मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद इतना बड़ा नहीं हुआ कि आप गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होते हुए भी गाय को कटवाते रहें। ये किस प्रकार की संतता है? हम तो उन्हें संत नहीं मानते। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है शंकराचार्य जी ने कभी मोदी को बहुत बार उल्टा सीधा कहा है, तो क्या ये वजह हो सकती है जो अभी उनके साथ जो घटनाएं घटी? सबसे मुख्य वजह जो है वो पिछले माघ मेले के अंतर्गत जब भीड़ भगदड़ हुई थी तो गुरुजी ने कहा था कि योगी प्रशासन की विफलता है। उसके बाद अभी गुरुजी ने सप्ताह भर पूर्व गौ चेतना यात्रा, जो गौ प्रेरणा यात्रा जो है वो माघ मेले में निकालनी शुरू की थी। एक एक संत के दरवाजे पर जिन शंकराचार्य जी को कहा जा रहा है ना कि 100 मीटर पैदल नहीं चल सकते थे, वो प्रतिदिन 15 किलोमीटर पैदल चल करके नंगे पांव एक एक शिविर में जा करके संतों को जगा रहे थे कि देखिए भैया, अब इससे बड़ा समय उपस्थित नहीं होगा। अगर गौ हत्या अब भी जारी रही और हम एकजुट नहीं हुए तो हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम माघ में जो स्नान करके पुण्य की अभिलाषा के साथ यहाँ आए वह भी हमें प्राप्त नहीं होता। संत जागरूक होने लगे थे। उसका परिणाम यह था कि सत्ता के पास यह मैसेज गया कि शंकराचार्य जी को किसी भी प्रकार से रोका जाए और उनको अपमानित किया जाए, प्रताड़ित किया जा रहा है। यही वजह कारण है कि पूज्य गुरुदेव लगातार गौ रक्षा की बात उठा रहे हैं और गौ रक्षा की बात उठाना ही उनके लिए अभिशाप बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार उनके खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। जो देश में गाय की बात कर रहा है सरकार उसके खिलाफ होकर के खड़ी हो जा रही है। यही सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। योगी जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं योगी जी को ये लगता है कि उनकी टक्कर का कोई इंसान ना खड़ा हो जाए। देखिए, अगर वो राजनीति के रूप में सोच रहे हैं तब तो उनकी गलत सोच है, क्योंकि शंकराचार्य कभी राजनीति नहीं करते। शंकराचार्य जी का स्पष्ट कहना है कि संत सत्ताधीश नहीं हो सकता और जो सत्ताधीश है वो संत नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ताधीश जो सत्ता में बैठेगा उसको शपथ लेनी होती है संविधान की। संविधान धर्मनिरपेक्षता की शपथ दिलाता है और जो संत होता है वो धर्म सापेक्ष होता है।
वो धर्म की शपथ लेता है। तो इसलिए अगर उनको यह खतरा महसूस हो रहा है तो वो उनकी बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनकी बचकानी सोच है, गलत सोच है कि उनके लिए कोई कॉम्पिटिटर हो जाएगा और इसलिए वो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी जो मैं कहूँगा कि योगी जी एक इस प्रकार की भावना है, वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए संतों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन संतों के ऊपर अत्याचार का जो परिणाम होता है वो बहुत ही घातक होता है, वो उनको समझना चाहिए। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कहा जाता है इलेक्शन के टाइम पे संतों की और मतलब धर्म की पार्टी है और आज उन्हीं के शासन में इस तरीके की जो चीजें हुई है संतों के साथ? अब जिस तरह से जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है जनता के सामने आ रहा है, जनता भी समझने लगी है। बहुत से संतों ने इस घटनाक्रम का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि योगी के रहते हुए इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, अगर योगी जी की सहभागिता नहीं है तो उन उच्च अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए जो जो इस घटनाक्रम के जिम्मेदार थे। और एक बात बताइए, ब्राह्मण होना अपराध है? ये कहना चोटी पकड़ के घसीटना, आज मेरी चोटी बड़ी है, मैं आपको दिखाता हूं, तो आसानी से अगर इसको कोई पकड़ सकता है। अगर कोई चोटी पकड़ करके घसीटे, क्या चोटी इसलिए बनी है कि पकड़ करके घसीट लें? हम ब्राह्मण हैं, हम हमारे प्रतीकों की रक्षा अगर नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे बताइए आप? अपने आप को तथाकथित हिंदूवादी कहते हैं, इनके शासन में गंगा स्नान से रोक दिया गया। आज तक मुगलों का दुस्साहस नहीं हुआ कि हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, सन्यासियों को गंगा में स्नान से रोक ले। ये कैसा, मतलब आप चोटी पकड़ के घसीट रहे हैं। अगर मान लो कोई अपराध किया भी होता तो उसका दंड विधान देता। चोटी पकड़ करके घसीटना, जनेऊ तोड़ देना, खींचना, क्या यही संतों का शासन है? ऐसा संतों के शासन से तो अंग्रेजों के शासन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। यह समझने की बात है और ये जनता जान रही है, जागरूक हो रही है और अब बोलने भी लगी है। अच्छा, कुछ बातें ऐसी भी सुनने को आई है कि आप लोगों ने कहा है योगी संत नहीं है जी। और शंकराचार्य वाली बात भी कहने में आई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हमने तो जो कहा है वो तथ्यात्मक और धार्मिक आधार पर कहा है कि योगी एक संत नहीं हो सकता, क्योंकि जो गाय को कटवाए, धर्म का मूल गाय है और गाय को कटवाने वाला कभी भी संत नहीं हो सकता। हमने उस आधार पर कहा। दूसरा, उन्होंने किसी न किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हुई है और जो भी पार्टी की रजिस्टर्ड पार्टी सदस्यता ग्रहण करता है वो शपथ लेता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। संत सदैव धर्म सापेक्ष होते हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं होते। हमने उस आधार पर कहा। तो उससे उन्होंने चिढ़ करके कल एक 2 दिन पीछे एक नोटिस भिजवाया और गुरुदेव के आश्रम पे उन्होंने चस्पा कर दिया कि हम आपको शंकराचार्य क्यों माने, आपके ऊपर रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। तो वो जो उन्होंने जो जारी चस्पा किया था उसका प्रशासन को हमने जवाब दे दिया है। उसमें ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक होने पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई थी। उनके बाद अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि मैं ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य हूँ तो उस चीज़ पर रोक लगी हुई है। और जिस विवाद का वो हवाला दे रहे हैं 1953 से हमारे जो बड़े गुरु जी ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य द्विपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज थे और उनके और जो दूसरा पक्ष था विपक्ष के रूप में जो है उनके बीच में वो विवाद चला था और उस विवाद के ऊपर लंबे समय से विवाद चल रहा है। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का जो सामने नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, उनके ऊपर जो जब वो कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि आप तो सन्यासी भी नहीं हो, क्योंकि सन्यासी की सिविल डेथ हो जाती है कानूनन। वो पेंशन ले रहे थे, उसमें नौकरी ले रहे थे, तो उनको तो सन्यासी मानने से इनकार कर दिया गया और गुरुजी को ये कहा गया कि आप अपने आप को शंकराचार्य के रूप में लिख सकते हैं, छत्र चंवर धारण कर सकते हैं और आप पीठ के ऊपर जो सिंहासन होता है उसके ऊपर पालकी के ऊपर चल सकते हैं। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से लिखी हुई है। भ्रामक जानकारी के आधार पर नोटिस देकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जनता को ये लगे नहीं नहीं कुछ तो बात है। इतना विवाद उत्पन्न कर दो कि लगे जनता को नहीं कुछ तो बात होगी, ऐसा सोच करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, हिंदुओं को दबाने का पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ जो है योगी की सरकार लगी हुई है। मैं तो कहूँगा योगी नहीं कहना चाहिए, अजय सिंह बिष्ट की सरकार लगी हुई है, क्योंकि वह योगी। झारखंड में 22 लोगों की मौत के बाद सरकार ने एलिफेंट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुस्सैल जंगली हाथी पिछले कई दिनों से लोगों पर हमला कर रहा है। 1 जनवरी 2026 से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक हाथी अपने झुंड से अलग होने के बाद बहुत गुस्सैल हो गया और अब तक कम से कम 22 लोगों को मार चुका है और हर दिन करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 100 से अधिक कर्मचारियों को मैदान में उतार दिया है। वन विभाग ने हाथी को 3 बार बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ सके। फिलहाल झारखंड में सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दिया।
हिमाचल में 1500 प्रतिमा गारंटी को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक रमा ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सत्ता में आने के 3 साल बाद में 1500 का वादा जुमला साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 28 लाख महिलाओं के साथ खुला विश्वासघात किया है और क्षेत्रवाद के आधार पर योजनाओं की घोषणाएं कर महिलाओं को बांटने की राजनीति कर रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के समय कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े नेता जो केंद्र से आए, जिसमें प्रियंका गांधी जी है, अलका लांबा जी हैं और राजीव शुक्ला जी हैं, उन्होंने हर मंच पर जाकर महिलाओं को बड़े बड़े वादे किए। महिलाओं के साथ साथ प्रदेश को 10 गारंटियाँ दी, जिसमें से मतलब अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई है। हम बात करें 1500 की गारंटी की, तो आज 1500 की गारंटी के नाम पे प्रदेश की महिलाओं को ठगा गया है। प्रदेश की 28 लाख महिलाएं आज भी जो है कांग्रेस सरकार की 1500 की गारंटी को पूरा होने का इंतज़ार कर रही है। आज तक कांग्रेस सरकार के ऊपर 1500 करोड़ से ज़्यादा का लंबित धनराशि जो है 1500 रुपये के नाम पर हो चुकी है। हम उन कांग्रेस के बड़े हरियाणा में महिला श्रमिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता मजदूर सेल ने बड़ा कदम उठाया है। संगठन ने गुरुग्राम की वरिष्ठ एडवोकेट निर्मला शर्मा को बीजेएमसी हरियाणा महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण की लड़ाई जो है और तेज होगी। भारतीय जनता पार्टी का श्रमिक संगठन भारतीय जनता मजदूर सेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय जी का नीति आदर्श मान के जो चलने वाला संगठन भारतीय जनता मजदूर सेल, ये श्रमिक संगठन में हमारा बीजीएमसी भारतीय जनता मजदूर सेल का मदर बॉडी है, यूथ बॉडी है और महिला बॉडी है। ऑल इंडिया का जो हमारा महिला अध्यक्ष है मनोहरा बेगम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हज कमेटी का चेयरमैन है। ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट जो पूरा दुनिया भर मेरा साथ एक साथ पूरा इंडिया में हर स्टेट में कार्यकर्ता के साथ काम करते हैं। देखिए, हरियाणा में हम पहले अपनी स्टेट की बॉडी तो जनरल बॉडी तो पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। इसके अलावा हमने तीन जिलों के अध्यक्ष भी तैयार करके रखे हैं और उनकी पूरी कमेटी भी तैयार है। अब हमारे साथ में बहन निर्मला जी को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहन जी आप हरियाणा में महिला विंग की अध्यक्ष बनी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हमारे साथ ना महिला मोर्चा भी। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उठे विवाद ने प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ा दी है। हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदवेश ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा इस समाज को बांटने वाली और संविधान के खिलाफ राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर भेदभाव देश की परंपरा नहीं है। ये विषय ऐसा है कि इन्होंने हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं को प्रतिबंधित कर दिया है। अब धीरे धीरे ऐसा ना हो कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे अपार्टाइड था कि पीने के पानी के नल भी अलग कर दें और कुर्सियों पे बैठने की वो भी अलग कर दें। ये इनके देखिए, जब भी इन पे विपत्ति आती है, परेशानी आती है, ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, लोगों की भावनाओं को आहत करने की प्रयास करते हैं, भड़काने का प्रयास करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे मठ के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, आपने उन्हें संगम में डुबकी लगाने से रोका, उनके अनुयायियों को खदेड़ा। आप हिंदू समाज की सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, तो सनातन धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य जी हैं, जो मठों के शंकराचार्य हैं, आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें बता रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर 27 जनवरी को प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नैनीताल जनपद में भी यूसीसी को लेकर विशेष दिवस मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि आम लोगों तक इसके उद्देश्य और उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाया जा सके। उत्तराखंड शासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उस क्रम में जनपद में जो अच्छे रजिस्ट्रेशन वाले हमारे सब रजिस्ट्रार्स हैं, उनको जिन्होंने 100% सेचुरेशन किया है विलेज लेवल पे और म्यूनिसिपल एरियाज में, उनको सम्मानित करेंगे। बच्चों से वाद विवाद, निबंध,
पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं विद्यालय स्तर पे। और जो हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, तहसील है, ब्लॉक है, अन्य जो सरकारी इमारतें हैं, इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी कराया जाएगा। हल्द्वानी शहर में इधर मुरादाबाद में ई कचरा गलाने के लिए अवैध रूप से संचालित 8 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट विनय पांडे की अगुवाई में असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर विभाग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अवर अभियंता की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फैक्ट्री मालिकों के पास लाइसेंस नहीं होने के कारण ये कार्रवाई की गई। मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर ई कचरा जलाने का कारोबार और अवैध रूप से किया जाता है। देहात क्षेत्र, मुगलपुरा क्षेत्र, नागफनी क्षेत्र और मझोला के जन्नतबाग में अवैध रूप से ई कचरा जलाने का कार्य हो रहा है, जिससे वातावरण में जहरीला प्रदूषण फैलता जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि ऐसी भट्टियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और आगे भी प्रशासन के द्वारा अवैध भट्टियों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। मेटल की वो फैक्ट्रियां जहां पर भट्टी जला करके गलाया जाता था या इस प्रकार के गलाने के उपरांत किसी और प्रकार की वस्तु या बर्तन बनाए जाते थे, प्रदूषण फैलाए जाने के कारण उनके द्वारा जो मानकों के पूर्णतया विरुद्ध था, प्रदूषण विभाग और जीएसटी विभाग के साथ उन भट्टियों को तत्काल मौके पर ही जांच करके और 8 भट्टियों को, कुल 8 भट्टियों को सील कर दिया गया है। और इसी तरह मुरादाबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में एक आवारा रैपिड डॉग ने अचानक लोगों पर हमला बोल दिया। अधिवक्ता, पुलिसकर्मी और आम राहगीर इस हमले का शिकार बने। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्ता अचानक आक्रामक हो गया और बिना किसी उकसाए के कई लोगों पर झपट मारा। अफरा तफरी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में करीब 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिवक्ता, पुलिसकर्मी, स्कूटी सवार और पैदल राहगीर शामिल हैं। सभी घायलों को जिला हॉस्पिटल और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर भर्ती कर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसमें कल कचहरी में एक रैबिट डॉग ने काफ़ी सारे मरीजों को काटा है। करीब 25-30 मरीज थे, जिसमें ज़्यादातर एडवोकेट्स थे, पुलिस वाले थे और कुछ क्लाइंट्स जो वहाँ पर गए हुए थे वो लोग भी थे। और सभी को, जिन लोगों को काटा काफ़ी डीप वुंड से, और उन लोगों को यहाँ अस्पताल में सीरम की सुविधा भी दी गई और साथ ही ARV सबको लगा दिया गया है। सबको पूरी डोजेस भी नोट डाउन करके दे दी गई हैं। कल हम अपने चैम्बर में बैठ के काम कर रहे थे, तो जब भी कुछ शख्स यहाँ पे खड़े हुए थे तो एक आवारा कुत्ता आया और उन्होंने उसके पैर में काट लिया। फिर हमने देखा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया और जाते जाते फिर आगे उन्होंने एक वकील साहब के पैर में। उत्तर प्रदेश सहकारी शाखा प्रतिनिधि चुनाव के दौरान अमरोहा जिले के हसनपुर सहकारिता ब्लॉक में जमकर हंगामा हुआ। सपा नेता और उम्मीदवार चंद्रपाल सैनी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि नामांकन दाखिल करने के बाद अनुमोदक का वोटर लिस्ट में क्रमांक बदला गया, जिसके आधार पर उनका पर्चा जबरन खारिज कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर बैंक परिसर के बाहर क्षेत्राधिकारी और सपा नेता के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी। मैंने कल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि के पद पर नामांकन कराया था और मेरे पास वोटर लिस्ट की कॉपी है। मैंने जो मेरे अनुमोदक प्रस्तावक हैं उनके सही क्रमांक मैंने भरे थे, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने वोटर लिस्ट में क्रमांक बदल दिए। जो वोटर लिस्ट थी उसमें क्रमांक बदल दिए, सब कॉपी तो वोटर लिस्ट इनके पास ही रहती है। और आज इन्होंने इस बेस पे मेरा पर्चा खारिज कर दिया, जबकि मैंने सही पर्चा भरा, फोटो स्टेट मेरे पास है कि रात में इन्होंने जो है वोटर लिस्ट का क्रमांक बदल दिया और आज दूसरी वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं कि तुम्हारा क्रमांक है ये। धौलपुर जिले के सैनपौष क्षेत्र के झिलरा गांव में संचालित एक आवासीय गुरुकुल कोचिंग संस्थान में 6 बच्चों के अचानक गायब होने की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। सुबह बच्चों के कमरों से लापता होने की जानकारी मिलते ही परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने कोचिंग संस्थान में जमकर हंगामा मचाया। हालांकि पुलिस ने बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है, लेकिन इस घटना ने कोचिंग संस्थान की व्यवस्थाओं और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। व्यवस्था तो बिल्कुल ही कैद, समझो कैदी भी से भी खराब है और आपने भी खुद देखा होगा मौके पर। और सबसे ज्यादा बेकार रही। कितने बच्चे गायब हुए हैं यहाँ से? 6 बच्चे। फिर आपको बच्चा मिल गया? अब जाकर अब पता लगेगा, कैदी आए के मिल गया।
पंजाब के फाजिलका से खबर है, जहां अरनीवाला के पास पुलिस और एक वांटेड हत्या आरोपी के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। पुलिस को हत्या के मामले में लंबे समय से वांटेड चल रहे प्रीतपाल सिंह की लोकेशन मिली थी। जैसे ही पुलिस टीम अरनीवाला के पास पहुंची, आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।